चलिए इस वक्त सीधे चलते हैं जितेंद्र अवाज साहब के पास। शरद पवार के साथ हैं और उनको अभी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया गया है और चीफ विप जो है एनसीपी का उनको बनाया गया। अवाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले सर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, कितने लोग अभी आपके साथ हैं? क्या कुछ गणना नंबर्स क्रंचिंग कुछ शुरू हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। हमको सिर्फ मालूम है 9 जन हमारे साथ नहीं है। सर क्या आगे का अब एक्शन रहेगा? सबसे पहले आपकी पार्टी के लिए इसको आप कितना बड़ा आघात के तौर पर देख रहे हैं? आघात तो है, लेकिन हमारे नेता शरद पवार है जो हर आघात को छाती पे लेके आगे लेके जाते हैं। अवाज साहब अब जो जैसे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रफुल्ल पटेल साथ में थे, छगन भुजबल साथ में थे। प्रफुल्ल पटेल के बारे में शरद पवार साहब ने खुद कहा कि उन्हें ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि प्रफुल्ल पटेल उस तरफ चले गए, उन पर काफी विश्वास था। तो क्या विश्वासघात वाली एक कहीं फीलिंग है आप लोगों को? देखो, ऐसा है, पवार साहब को दुख तो होगा। जिनको 25-25 साल सत्ता में रखा, जिंदगी में जो कुछ है सब दिया, हाथ से निकाल के दिया, खीसे से निकाल के दिया, जब ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं, जो आदमी में इंसानियत है, सहृदयता है, उस आदमी को दुख तो होता है। और पवार साहब शायद राजनीति में हो, लेकिन दिल का तो इंसान है ही। अवाज साहब इससे पहले भी कई मुश्किलें देखने को मिली थी। 2019 में भी इस तरीके की एक घटना हुई थी। उसके बाद शरद पवार साहब पार्टी को पूरी तरीके से एकजुट करने में सफल हुए थे। आपको लगता है कि वैसा दोबारा हो पाएगा? देखो, आज मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। शरद पवार जब से कल एक बार यशवंतराव जी चौहान का दर्शन ले लेंगे, उसके बाद उनमें जो ऊर्जा आएगी, वो ऊर्जा मालूम नहीं क्या जादू कर देगी महाराष्ट्र पे। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपको विप बनाया गया है। और जिस तरीके से हमने देखा कि जब शिवसेना में दो फाड़ हुए थे तो विप को लेकर बड़ा एक अहम रोल था। अब आपका आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन है सर? मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। जो मुझे आदेश मिलेगा, कानूनी जो मुझे आदेश मिलेगा, उसके तहत काम होगा। सर कोई लीगल स्ट्रैटेजी आप लोग क्या कोर्ट जाएंगे इसको लेकर? तय नहीं हुआ, आज रात में तय होके कल सुबह इंफॉर्मेशन मिलेगी। अवाज साहब मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि बार बार अब ये बात उठ रही है, जैसे आपका नाम आगे बढ़ाया गया है जो पार्टी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसके लिए, लेकिन अभी क्योंकि नंबर्स का कुछ पता नहीं है कि आप लोगों के साथ कितने हैं। अजीत पवार कह रहे हैं कि सारे के सारे लोग 40 से ऊपर लोग हमारे साथ हैं। तो क्या एनसीपी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद मिल पाएगा? देखो, इट्स अ मैटर ऑफ just count the days, na? Let's see when the number games come up. If we don't have the numbers, then I'm not the leader of opposition. कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे से आप लोगों की कुछ बात हुई? आपके साथ हैं वो पूरे तरीके से? इस तरीके से हमारे साथ है। क्या आपको लगता है सर ये एमबीए के लिए बड़ा झटका है जो अजीत पवार उधर चले गए? देखो, ऐसा है कि मुझे ये झटका नहीं मानता हूं मैं, कि लोगों को पता भी चलता है कि इनकी नीयत कैसी है और आगे फिर रणनीति लोग तय करते हैं। अवाज साहब अजीत पवार साहब जब पहले गए थे उसके बाद वापस उन्हें पार्टी में आने का मौका मिला था। क्या इस बार भी अगर आप लोग ज्यादा नंबर्स ला पाते हैं तो क्या अजीत पवार के लिए दरवाजे अभी भी खुले होंगे? देखो, राष्ट्रवादी के दरवाजे के तो हर एक के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। ये कोई ऑटोक्रेटिक पार्टी है नहीं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है और डेमोक्रेसी का मतलब ही है। सर आपको लगता है कि कहीं सुप्रिया सुले जी को जब वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया उसके बाद अजीत पवार ने कदम उठाया, या आपको लगता है पहले से ही तैयारी थी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनको राष्ट्रीय राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं। जी अवाज साहब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। अब आगे पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जैसे हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना जब टूटी थी तो शिंदे साहब की पार्टी को शिवसेना घोषित किया, उनको सिंबल भी दिया। क्या सिंबल बचाना आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? ऐसा है कि उसके बाद जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि लेजिस्लेचर पार्टी कैन नॉट बी अ पॉलिटिकल पार्टी। तो बहुत सारी स्पष्टता उस निकाल ने दी है, उस जजमेंट ने दी है। उस जजमेंट के तहत हम आगे बढ़ेंगे। अभी सर जो 9 लोगों ने शपथ ली है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी क्या आप लोग पिटीशन करेंगे? अभी अब शरद पवार जी बताएंगे रात को क्या करना है। कल सुबह तो शुरू होगा, संडे है ना। अवाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया
हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी अपनी पार्टी की तरफ से हमें देने के लिए। अवाज, जितेंद्र अवाज जो एमएलए हैं, साथ रहे हैं शरद पवार के, अभी भी बताया उन्होंने कि वो उनके साथ हैं। कहा कि जरूर ये हमारे लिए झटका है लेकिन इससे डरेंगे नहीं, आगे अभी जो तय है रणनीति जो है वो तय होने वाली है। आज रात को रणनीति तय होगी और 5 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई है। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार सुबह से इस पूरे डेवलपमेंट पे, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए। सुनील, जितेंद्र अवाज को तो हम सुन रहे थे लेकिन सबसे बड़ा अभी जो सस्पेंस है वो इस बात पर है कि किसके पास कितने नंबर हैं। जब जयंत पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी ये नहीं बताया कि उनके साथ कितने लोग हैं, जितेंद्र अवाज ने भी ये नहीं बताया उनके साथ कितने लोग हैं, और अजीत पवार ने भी ये नहीं कहा कि उनके साथ कितने लोग हैं। बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ा रहस्य है और इसी पर से पर्दा कब उठता है वो देखना होगा। फिलहाल जब जयंत पाटिल बात कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि क्या सभी पे कार्रवाई होगी या सभी वापस आ रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि जो 9 लोग हैं उन्होंने पार्टी लाइन को तोड़ा है, वो जो उन्होंने शपथ ली है, तो वो उनकी बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो फ़ोन करके कह रहे हैं या उनके लिए आने के दरवाजे खुले हैं। अजीत पवार से जब हम लोगों ने ये सवाल किया था कि आपके साथ कितने विधायक हैं, तब उन्होंने कहा कि सभी हम मेरे साथ हैं, पार्टी भी मेरे साथ है, लेकिन उन्होंने संख्या बल नहीं बताया था। तो साफ तौर पर इस पर एक रहस्य बना हुआ है। सुबह जरूर आया कि 54 में से 30 के करीब अजीत पवार के साथ है और वहाँ बहुत सारे ऐसे विधायक देखे भी मौजूद भी थे राजभवन में, लेकिन जिस तरह से शरद पवार ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि अजीत पवार के घर पे जो देवगिरी बंगला है वहाँ पर विधायकों की मीटिंग थी, कुछ जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया था और वहाँ पर जो मौजूद विधायक थे जो बाद में राजभवन गए, उन्होंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया था, वहाँ पर उनका हस्ताक्षर ले लिया गया एक कागज़ पे, उन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है। अब याद कीजिए कि साल 2019 में भी बिल्कुल यही स्थिति थी कि जब एक लिस्ट लेकर अजीत पवार चले गए थे और पता चला थे उनके साथ 10 से 12 लोग ही थे, और जब फिर यही बात आई थी और उसी एक दिन के अंदर ही शरद पवार ने सभी को फ़ोन करके एक एक करके वापस बुला लिया था और अजीत पवार की वो बगावत उस दौरान फेल हो गई थी। ये कुछ दिन पहले रहस्य उद्घाटन किया देवेंद्र फडणवीस ने कि उसमें हालांकि शरद पवार पहले शामिल थे, लेकिन 4 दिन के पहले उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया था, ये उन्होंने कहा था। तो अब इसमें भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या कहीं इसमें शरद पवार शामिल हैं, क्योंकि जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो शरद पवार के बेहद करीबी हैं, छगन भुजबल बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका इस यहाँ पर मौजूद होना, शपथ ग्रहण के दौरान प्रफुल्ल पटेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मौजूद होना एक बड़ा एक संकेत जाता है। लेकिन क्या वाकई में इस बार फिर से जो अजीत पवार हैं वो झटका खाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बार का वो झटका खा चुके हैं। कहा जाता है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन इस बार की स्थिति जिस तरह से फिर शरद पवार ने अपना तेवर अपनाया है, तो लगता नहीं है कि अजीत पवार के लिए इतना आसान इस बार भी होगा। दूसरी बात, बीजेपी जो एक बार झटका खा चुकी है, अजीत पवार को साथ में लेकर फिर वो चले गए थे, तो इस बार क्या उसने सब कुछ पुख्ता कर लिया था या नहीं कर लिया था? बीजेपी एक बार झटका खाती है तो दूसरी बार झटका खाने में भरोसा नहीं रखती है, इसके लिए उसने तो अपना सब कुछ जरूर उपाय योजना कर ली होगी, ऐसा मान कर चला जा रहा है। यानी कि अभी भी जो इस पूरी जो घटनाक्रम है या पूरा जो नाटक जो महाराष्ट्र में इस समय राजनीति का हो रहा है, उसका जो आखिरी अध्याय है वो लिखा जाना बाकी है। शरद पवार ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट करी है कि जनता के बीच में जाऊंगा, पार्टी को दोबारा बनाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि असली एनसीपी कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और जिस जानकारी हमें देने